जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्लीपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 22 अप्रैल और आज के डिस्कशन एनालिसिस में हम 3 एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक एडिटोरियल बिजनेस लाइन में से ये डेमोग्राफिक्स के बारे में बात करता है, कैसे हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का एडवांटेज टैप कर सकते हैं, लेवरेज उठा सकते हैं। तो ये आपका जो GS1 का टॉपिक है, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, उसमें से आ जाता है। देन दोस्तों एक बहुत अच्छा आर्टिकल हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिखा है, इंडियाज मोमेंट ऑफ रेकनिंग, ये हिंदू में आया है। तो ये जो आर्टिकल है बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसमें काफ़ी डायमेंशंस डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कवर करे हैं। तो ये फॉरेन ट्रेड से भी संबंधित है, इंडिया एंड वर्ल्ड से भी संबंधित है। तो इसमें GS2 GS3 दोनों के कॉम्पोनेंट्स देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों अंत में एक एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, आज इंडियन एक्सप्रेस में आया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो ये इंडियन इकोनॉमी GS3 का पार्ट बन जाता है। ठीक है जी, चलिए दोस्तों जाने से पहले, शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको बस ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि संडे को ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो मैराथन सेशन है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो जो पिछले 10 साल में जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आए हैं, जो MCQs आए हैं, वो सारे के सारे श्रद्धा में हम डिस्कस करेंगे। 24 अप्रैल को 10 बजे यूट्यूब पे लाइव टेलीकास्ट होगा। और अगर आप चंडीगढ़ में या चंडीगढ़ के आसपास कहीं रहते हैं, आना चाहते हैं हमारे ऑफिस में ऑफलाइन डिस्कशन के लिए, मेंटर से मिलना चाहते हैं, श्रद्धा मैम से पर्सनली मिलना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। ये हमारा एड्रेस है, दिए गए नंबर पर आप कॉल करके और इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की चर्चा। स्किलिंग कैन अनलॉक डेमोग्राफिक एडवांटेज। हर दूसरा इंसान जो सड़क पे फिर रहा है भारत में, उसकी उम्र कितनी है? 27-28 साल की, है ना। हम युवा देश हैं, ठीक है। हम बार बार देखिए, प्रधानमंत्री जी भी जब बाहर कहीं जाते हैं तो हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड का बहुत वहां पे वर्णन करते हैं, राइट। तो हम अपनी ऊर्जा का, अपनी युवा शक्ति का कब इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, वो आज हमारे पास पोटेंशियल है। आज यहाँ पे हर दूसरा तीसरा आदमी जो सड़क पे फिर रहा है वो 27-28 साल का है, लेकिन आज से 12 साल बाद, 13 साल बाद, मे बी बाय 2050 वो डेमोग्राफिक लेवरेज हमारे पास नहीं होगा। आज है। इनफैक्ट जैसे हम बात कर ही रहे हैं, तो अगर हम चाइना की बात करें, जर्मनी है, बहुत सारे और भी जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड देश हैं, उनके पास भी लेवरेज नहीं है जो आज इंडिया एंजॉय करता है। तो यहाँ पे कुछ आंकड़े आ जाते हैं। अब जितनी हमारी आबादी है, 135 करोड़ है कि 150 करोड़ है कि जितने भी है, बट लगभग अगर हम बात करें जितनी हमारी आबादी है, अभी चलो सेंसस होना 2021 का, 34% आर बिलो 90, ठीक है जी। और नियरली 56%, 56% जो लोग हैं, यानी कि राउंड अबाउट 75 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडिया इज बिटवीन द एज ऑफ 20 एंड 59। तो ये वो एज है 20 to 59 जहां पे रोजगार के अवसर बहुत मिल सकते हैं। यानी कि ये जो पॉपुलेशन है, जो 20-21 साल से लेकर 59 ईयर्स तक के हैं, ये वर्किंग पॉपुलेशन है ना। तो आधे से ज्यादा इंडिया जो है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन वाले ब्रैकेट में आ जाता है। अब 2041 तक ये जो डेमोग्राफी है डेफिनेटली वो चेंज करेगी, ठीक है। अगर आज आप 25 साल के हैं तो 15 साल बाद आप 40 साल के होंगे, डेफिनेट सी बात है। अब उस वक्त हमारा जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है वो इतना होगा कि नहीं होगा, ये वैसे तो देखिए ये जो ट्रांजिशन है ये सिर्फ हर एक नेशन के लिए आता है ना, कोई भी नेशन हो वो। तो अभी फॉर एग्जांपल अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, तो अफगानिस्तान, जैसे हम यहाँ पे इंडिया में हर दूसरा तीसरा बंदा 27-28 साल का है, तो अफगानिस्तान में 18 साल का है। हो सकता है 2040 में, 2050 में अफ्रीकन नेशंस की बात करें, वहां पे डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है उनके फेवर में हो, ठीक है। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अभी हम इस बात का एडवांटेज हमको उठाना चाहिए, बाकी ताकि आगे जाके देर ना हो जाए। अब इसके लिए हमको पढ़ाई लिखाई के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है, स्किलिंग के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ड्रॉप आउट रेट्स भी बहुत होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, यूनिवर्सिटीज छोड़ देते हैं। तो अगर वो पढ़े लिखे होंगे, ग्रेजुएट होंगे, चलो अब पढ़े लिखे होने का भी कोई गारंटी नहीं होता कि आप देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ना। अगर हम मार्क जकरबर्ग की भी बात करें, ड्रॉप आउट्स हैं, लेकिन फिर भी आज उन्होंने कहाँ देखिए मुकाम हासिल कर लिया है। बट एक सर्टन लेवल ऑफ स्किलिंग और सर्टन लेवल ऑफ एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। बच्चे बहुत ज़्यादा, हम बहुत एम्बिशियस बातें करते हैं अपनी एजुकेशन पॉलिसी में, लेकिन हम चाहेंगे कि स्किलिंग और एजुकेशन पे और एम्फसाइज किया जाए। नाउ अब एक यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे आंकड़ा आया है कि आने वाले जो 20 साल हैं, वहाँ पे जो लेबर फोर्स है, विकसित जो डेवलप्ड देश है हमारे, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, वहाँ पे जो लेबर फोर्स है उसमें डिक्लाइन आएगा बाय 4%। लेकिन इंडिया में ये जो लेबर फोर्स में एक इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा बाय 20%, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ये जो मैंने इटैलिक्स में बोल्ड करके जो अंडरलाइन करी है बातें, इसको प्लीज ध्यान से नोट करिए। अगर आपने कहीं कॉपी बनाई हुई है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, या अगर आप आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंडिया कुड बिकम द सप्लायर ऑफ टैलेंट एंड स्किल्स, द एक्सपोर्टर ऑफ टैलेंट एंड स्किल्स, लेकिन अगर हमारी वर्कफोर्स इक्विप्ड है विद एम्प्लॉयबल स्किल्स। अब यहाँ पे कुछ की फाइंडिंग्स की बात आती है। तो 2015 की जो रिपोर्ट थी नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट की, उसके हिसाब से एस्टिमेट ये था कि अराउंड अबाउट 4.7% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इन इंडिया
हैड अंडरगॉन फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग, मतलब 5% से भी कम। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम आंकड़ों के कंपैरिजन की बात करते हैं, ग्लोबल कंपैरिजन की, तो ये आंकड़े 52% यूएस में है, 80% जापान में है और 96% साउथ कोरिया में है। यानी कि इन देशों की 50%, 80%, 96% रिस्पेक्टिवली जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग ले चुके हैं। ठीक है, अब यहां पे एक स्किल गैप स्टडी हुई थी बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और वहां पे ये इस बात का अंदाजा लगाया गया दैट जो नेट इंक्रीमेंट जो रिक्वायरमेंट रहेगी ऑफ अराउंड व्हाट 11 करोड़ स्किल्ड मैन पावर इन 24 की क्रूशियल सेक्टर्स बाय 2022। ठीक है, और इसमें से बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो नॉन फार्म सेक्टर में है। बार बार हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है हमारी आबादी की, हमको नॉन फार्म जॉब्स क्रिएट करनी है। हो गया, सर्विसेज में भी बहुत हमने ग्लोरी अचीव कर ली, आईटी सेक्टर में काफ़ी ग्लोरी अचीव कर ली, हमको मैन्युफैक्चरिंग में, हार्डवेयर सेक्टर में, है ना, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, सेमीकंडक्टर सेक्टर में बहुत ग्लोरी अचीव करनी है, तभी करके प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स भी चलाई जा रही हैं। चलिए, अब एनएसडीएम नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन एस्टिमेट करती है दैट 40 करोड़ इंडियंस दे नीड टू बी स्किल्ड बाय 2022। लेकिन इसके लिए ये भी सोचना बहुत जरूरी है, इतनी बड़े बड़े आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं, हम ये इंश्योर करें जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो है बच्चों का स्कूल में वो इंक्रीज करे। अब इतना अगर ज्यादा हाई ड्रॉप आउट रेट है बच्चों का स्कूलों में से, तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड पे रहेगा। तो कैसे हम टैप कर पाएंगे, कैसे लोगों को एम्प्लॉयबल बना पाएंगे, एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बना पाएंगे हम, है ना। अब स्किलिंग इकोसिस्टम इन इंडिया, तो कुछ यहाँ पे सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं, आई एम श्योर आपने स्कीम्स के बारे कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन में पढ़ा होगा, सुना होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की, ठीक है, तो ये स्कीम 2015 में लॉन्च करी गई थी, बजट कितना था 12,000 करोड़ तक का। बेनिफिट, इसका जो ऑब्जेक्टिव था कि 1 करोड़ युवाओं को बेनिफिट पहुंचाया जाएगा और उनको इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स दिए जाएंगे, ट्रेनिंग इंपार्ट करी जाएगी ताकि उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो और बेटर हो सके। और यहाँ पे कौशल केंद्र हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहेगा। नियरली मतलब 1.35 करोड़ जो कैंडिडेट्स हैं, दे हैव बीन ट्रेन्ड एंड अराउंड अबाउट 24-25 लाख पीपल हैव रिपोर्टेडली बीन प्लेस्ड। बहुत कम है, 24-25 लाख लोगों की प्लेसमेंट अगर ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीम के द्वारा हुई है तो वो बहुत कम है। करोड़ों में हमको करनी है प्लेसमेंट, लाखों में बात नहीं बनने वाली है। उसी तरह से संकल्प प्रोग्राम की बात करेंगे। संकल्प प्रोग्राम का जो आउटले था लगभग चलो 5,000 करोड़ से भी कम था, एंड द स्ट्राइव प्रोजेक्ट विद एन आउटले ऑफ 2,200 करोड़ आर अदर सिग्निफिकेंट स्किलिंग इंटरवेंशंस। ठीक है, स्किलिंग इंटरवेंशंस हैं, स्कीम्स हैं, बजट बहुत कम है, लेकिन इस तरह की स्कीम्स होना भी बहुत जरूरी है। हमको थोड़ा और अब बजट इंक्रीज करना पड़ेगा जहां पे हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो ITIs हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये पोस्ट सेकेंडरी स्कूल्स हैं। 1969 से हम देख रहे हैं ITI स्कूल्स इंडिया में ग्रो काफ़ी कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ आंकड़े आ जाते हैं, तो 2015 और 2022 के बीच में जो नंबर ऑफ ITI सीट्स हैं जो अवेलेबल थी वो तो बढ़ गई 16 लाख से 25 लाख तक, लेकिन ये जो सीटें बढ़ी हैं 16 से 25 लाख तक, अभी भी इन सीटों में से लगभग 44-45% जो सीट्स हैं वो खाली हैं, वेकेंट हैं। अब ऑफशोर प्रैक्टिसेस की बात करें, देखिए दोस्तों यहाँ पे ना कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमको पता है CSR एक्टिविटीज क्या होती है ना। अब यहाँ पे कुछ CSR एक्टिविटीज की बात आती है, कुछ इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस यहाँ पे शेयर करें कि अगर हम ब्रिटेन की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, कि यहाँ पे ना जो कॉलेज और जो स्कूल के जो लिंकेजेस हैं विद द मार्केट, विद द कंपनीज, विद द कॉर्पोरेट सेक्टर, वो काफ़ी एफिशिएंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे आपने बीटेक करी हो इलेक्ट्रॉनिक्स में तभी भी आपको आईटी की जॉब मिलती है, आपने बीटेक करी हो मैकेनिकल में तो भी आपको आईटी में ही जॉब मिलती है ना। अब वो लिंकेजेस भी बहुत वीक है यहाँ पे, टू बी वेरी फ्रैंक। हमारे कॉलेजेस, देखिए कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जितना मर्जी वो अपने आप को ग्लोरीफाई करके अपनी एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर्स में निकालते हैं, लेकिन एक लिंकेजेस की तो प्रॉब्लम है, लिंकेजेस बहुत वीक है मार्केट के साथ, इंडस्ट्री के साथ, एजुकेशन सेक्टर की। ठीक है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक जॉब्स नहीं आ पा रही हैं। तो बाकी जो देश है वहां पे बहुत अच्छी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं, जिसके चलते जो बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी है, युवाओं की एम्प्लॉयबिलिटी वो बढ़ाई जाती है। हम भी अगर अपनी बात करें, हमारे जो CSR इनिशिएटिव्स हैं, देखिए हमारे CSR इनिशिएटिव्स के चलते हमने लगभग 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया है डिफरेंट सोशल प्रोजेक्ट्स में, जो हमारे बड़े बड़े कंपनीज हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज हैं। इसमें से लगभग अराउंड अबाउट 6,900 करोड़ was spent in skilling and livelihood enhancement projects। तो यहाँ पे जो मेजर स्टेट्स थे, जो टॉप 5 रिसिपिएंट स्टेट्स थे इस इनिशिएटिव के, वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक एंड गुजरात रहे थे। अब व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? तो अकॉर्डिंग टू द 2021 NASSCOM रिपोर्ट, 1 रुपया अगर आप इन्वेस्ट करेंगे स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम में, उसका आपको रिटर्न 2 से 19 रुपए का मिलेगा।
याद कीजिए एक बार मैंने पहले भी बात करी थी, हम R&D की अगर बात करते हैं तो R&D में अगर आप 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो उसका जो रिटर्न है वो 12-13 गुना आपको ज्यादा मिलेगा। तो इन चीजों पे हमको खर्चा बढ़ाने की बहुत जरूरत है, चाहे वो स्किल ट्रेनिंग है, चाहे वो R&D है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो एजुकेशन है। ठीक है, अब याद करिए कल मैंने फ्रीबीज का एक एडिटोरियल आपके साथ डिस्कस किया था, फ्री में बिजली दे देंगे, पानी दे देंगे, ये कर देंगे। तो फ्री में बिजली पानी लोगों को नहीं देना, आपने इन्वेस्ट करना है स्किल ट्रेनिंग पे, ठीक है, इन्वेस्ट करना है लोगों की हेल्थ सिस्टम्स पे, R&D में, उसका जो रिटर्न है वो ज्यादा है। ठीक है, ये वाइज इकोनॉमिक पॉलिसीज आ जाती हैं। With the rise in higher education gross enrollment ratio and diverse skilling initiative at the central and state levels, इंडिया का सब्सटैंशली जो एजुकेशन और स्किलिंग नीड्स हैं वो एड्रेस हो रही हैं और आने वाले समय में और एड्रेस होंगी। ठीक है, एनुअली अगर हम बात करें, एनुअली एडिशन ऑफ अराउंड अबाउट 1 करोड़ यूथ टू द वर्कफोर्स। ठीक है ना, अगर हम बात करें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स की, तो जैसे आपको मैंने अभी बताया कि हार्डवेयर सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में भी हमको अपनी जो एम्प्लॉयबिलिटी है, ठीक है, जॉब्स हैं, नॉन फार्म सेक्टर्स की भी बात करें, बढ़ाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स बहुत न्यूज़ में रही हैं पिछले साल से। ठीक है, बजट में भी बहुत प्रोविजन अनाउंस करे गए हैं। तो यहाँ पे लगभग 2 लाख करोड़ का प्रोविजन रखा है PLI में अक्रॉस 13 की सेक्टर्स। नाउ दिस हैज़ द पोटेंशियल टू क्रिएट नेशनल मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस एंड ऑब्वियसली एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, अच्छा होगा। कॉर्पोरेशंस यानी कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की यहाँ पे बात हो रही है, उनको देखिए अभी वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं CSR के थ्रू, आगे जाके भी दे शुड कंसिडर इंडस्ट्री लेवल कोलैबोरेशंस। कैसे इंडस्ट्री लेवल कोलैबोरेशंस वो कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज के साथ, कॉलेजेस के साथ, और कैसे इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स प्रोवाइड की जा सकती हैं बच्चों को। चलिए दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेशन, तो हमारे सारे के सारे जो प्रीलिम्स 2022 के कोर्सेज हैं, प्रीलिम्स बहुत पास में हैं, आई एम श्योर आप अपना कुछ ना कुछ रिवीजन कर रहे हैं, कोई ना कोई टेस्ट सीरीज आप अपनी फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप स्लीपी क्लासेस के प्रीलिम्स के क्रैश कोर्सेज या प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अवेल करना चाहते हैं दोस्तों, फ्लैट 50% ऑफ है। आपको क्या करना है, आपको कूपन कोड OFF50 यूज करना है। और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों अब सही टाइम है मॉक टेस्ट देखने का, बहुत, अब देखिए कुछ ही टाइम रह गया, 5-5.5 हफ्ते ही रह गए आपके प्रीलिम्स के लिए। तो अगर हम बात करें हमारे साथ, अगर आपने मॉक टेस्ट लिखना है, आपने फुल लेंथ टेस्ट लिखना है, तो 5 फुल लेंथ टेस्ट आपको कितने के मिलेंगे, 499 के। तो ये वैसे 1000 रुपए के थे, इस पे भी 50% ऑफ चल रहा है, कूपन कोड वही रहेगा OFF50 का। चलिए आगे बात करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्टिकल लिखा है, दिस इज इंडियाज मोमेंट ऑफ रेकनिंग। देखिए अब बहुत एक अच्छा आर्टिकल आया है, ठीक है, और साथ में लिखा भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने है। ठीक है, इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और देखिए अब जो हमारा अभी जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बदल रहा है, उसके चलते जो डिलेमा में इंडिया भी निकला है, अब यूक्रेन रशिया के क्राइसिस को लेकर बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों ने करी हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कुछ बातें करी कि कैसे हम इस डिलेमा को फेस कर सकते हैं, कैसे हम इस डिलेमा से निकल सकते हैं, और कैसे हम इस क्राइसिस का, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस का भी लेवरेज उठा सकते हैं, कैसे हम यहाँ पे अपनी जो पोटेंशियल है उसको रीप कर सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रीशेपिंग की यहाँ पे बात करते हैं। देखिए हम वी आर द नेशन ऑफ गांधी, बुद्धा, अशोका, तो वी आर कमिटेड टू द वैल्यूज ऑफ नॉन वायलेंस, है ना, अमन शांति की बात करें, पीस की बात करें। देखिए जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अभी देखने को जो मिल रही है, इससे पहले ऐसा जो मेजर इवेंट हुआ था वो 1989 में जब बर्लिन वॉल आपका जो गिरा था, और 1991 में जब आपका डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR हुआ था। तो 1991 के बाद तो देखिए बहुत ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का पार्ट ये जो बड़े बड़े देश थे उन सब ने पढ़ाया, है ना। इंडिया को भी फायदा तो हुआ, LPG का हमको भी बहुत फायदा हुआ। तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो इकोनॉमीज थी वो फ्रिक्शनलेस हो गई थी, बॉर्डरलेस हो गया था, ग्लोबलाइजेशन के चलते इकोनॉमीज और ज्यादा इंटीग्रेटेड हो गई थी। बहुत अच्छी बात है, दैट लेड टू द फ्रीयर मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, नहीं तो वो दूरदर्शन का ही जमाना था। ठीक है, बाद में 90s में हमने देखा कितना, और हमने कलर टेलीविजन देखे, बाद में मोबाइल फोन्स देखे, लैपटॉप्स आ गए, कंप्यूटर आ गए, लैपटॉप्स आ गए, ठीक है, अब स्मार्टफोन्स हैं। तो कहीं ना कहीं फायदा तो हुआ है पिछले 30 सालों में ग्लोबलाइजेशन का, लिबरलाइजेशन का। ठीक है, इंटरकनेक्टिविटी बढ़ी है, ग्लोबल ट्रेड और पर कैपिटा GDP की बात करें तो हर एक देश में बढ़ा है। ठीक है, कहीं डबल हुआ है, कहीं ट्रिपल हुआ है। इंडिया में भी बहुत फायदा हुआ है लिबरलाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, नाउ सोसाइटीज एंड इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड हैव बिकम इंटरवाइंड क्लोजली, जिसको हम कहते हैं ना, एक जैसे कि आपने PSIR में भी वो थ्योरी पढ़ी होगी कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की। तो लोग भी बहुत अब कॉम्प्लेक्सली इंटरडिपेंडेंट हो चुके हैं एक दूसरे के, नेशंस खास करके इकोनॉमीज। देखिए अब इस बात का था ना कि अब लिबरलाइजेशन, अगर प्राइवेटाइजेशन और बढ़ती है तो लड़ाइयां कम होंगी। ये कि ग्लोबलाइज्ड हम वर्ल्ड में रह रहे हैं, ग्लोबलाइज्ड विलेज में रह रहे हैं, लोग भी बहुत इंटीग्रेटेड हैं, इकोनॉमीज बहुत इंटीग्रेटेड हैं। अब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2008 में, पैंडेमिक आया, तो ये तो नहीं कोई देश कह सकता ना कि मैं तो बच गया, है ना, कि भी मेरे पास इम्यूनिटी थी, कि मेरे को रिसेशन भी मेरे देश में नहीं आया, पैंडेमिक से भी मैं बच गया, ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो बॉर्डरलेस वर्ल्ड है। ठीक है, तो इस
करके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ये कह रहे हैं कि इस करके अभी जो चिंताएं हमारे सामने आ रही हैं, अभी जो फ्रिक्शंस बढ़ रही हैं, अभी जो रशिया यूक्रेन का जो लड़ाई बढ़ रही है, तो दुनिया कहीं ना कहीं फिर से दो हिस्सों में बट रही है। एक यूएस लेड कैंप है जो कि कह रहे हैं जी रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाओ लगाओ, और एक चाइना लेड कैंप है जो कि रशिया को सपोर्ट कर रहा है। अब इस तरह के डिस्प्यूट के कारण डिस्ट्रप्शन होगा, ब्लॉकेड होगा। देखिए अभी इजिप्ट में कितनी प्रॉब्लम आ रही थी, इजिप्ट को अब इंडिया वीट प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे देश खास करके वेस्ट एशियन नेशन जो हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ये यूक्रेन से रशिया से वीट मंगाते हैं, राइस मंगाते हैं। अब इंडिया चलो प्रोवाइड कर रहा है। अब उसके आसपास आप देख रहे हैं श्रीलंका की इकॉनमी का हाल देखिए, पाकिस्तान में देखिए, नेपाल में देखिए, तो ये समस्या हर जगह मंडरा रही है। तो अब जरूरत है कि कैसे ये जो समस्याएं मंडरा रही हैं हमारे आमने सामने, चाहे वो नेबरहुड में, चाहे वो ग्लोबल कम्युनिटी में, कैसे वो रिजॉल्व जल्द से जल्द हो सके, बिकॉज ये जो डिस्ट्रप्शन और ब्लॉकेड का बिजनेस है ये ज्यादा समय के लिए सस्टेनेबल नहीं रहेगा। ग्लोबल विलेज अ लिव्ड रियलिटी। देखिए ग्लोबल विलेज वाज बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ एडवांस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। ठीक है, देखिए अब यूएस डॉलर एक रिजर्व करेंसी बन चुका है बहुत लंबे अरसे से। अब जो डी डॉलराइजेशन की हम बात करते हैं, इतनी जल्दी नहीं होने वाला डी डॉलराइजेशन। इनफैक्ट आगे जाके डॉक्टर मनमोहन सिंह ये भी कह रहे हैं कि हमारे लिए अच्छा ही है अगर डी डॉलराइजेशन ना हो, कि अगर अमेरिका एक, देखिए अमेरिका राइजिंग पावर, अमेरिका चलो एक सुपर पावर तो है, लेकिन अमेरिका एज ए सुपर पावर हम टॉलरेट कर सकते हैं, वो हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए। लेकिन अगर कोई डी डॉलराइजेशन हो जाएगा, कल को चाइना की जो करेंसी है वो हार्ड करेंसी बन जाएगी, वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए स्टेबल बात नहीं है। सो इट इज गुड कि यूएस सुपर पावर अभी बना रहे इंडिया के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, देखिए अब ये जो डेलिकेट बैलेंस इतना बना हुआ है इतने सालों से, अगर इसमें कुछ डिस्ट्रप्शन आएगा तो डेफिनेटली जो ग्लोबल विलेज की हम बात करते हैं दैट, अब देखिए हम बहुत इंटरकनेक्टेड हैं, बॉर्डरलेस वर्ल्ड है, यहां पे डिसइक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए अब यहां पे इंडिया ने भी बहुत बेनिफिट करा है पिछले 30 सालों में, ट्रेड बढ़ा है, हमारा ट्रेड ट्रिपल हुआ है। आज देखिए अभी आंकड़े हमारे सामने आते हैं कि $400 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है ना। हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स की सिचुएशन अब देखिए क्या हालत थी हमारी 30 साल पहले, है ना। आईएमएफ से हमने कितना बड़ा लोन लिया था, ठीक है, तो गोल्ड हमने कोलाट रखा था आईएमएफ के पास, आज तो कितनी बुरी हालत थी हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स की। तो आज हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स भी हेल्दी हैं, तो हमको फायदा हुआ है। तो आगे भी हम चाहेंगे कि ट्रेड का फायदा हमको हो। देखिए अब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं यूके के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएई के साथ, है ना, इजराइल के साथ भी एफटीए की बात चल रही है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी चल रही है एफटीए की बात। तो अब हम ये, अब देखो हम कहेंगे जी आत्मनिर्भरता के चलते और मेक इन इंडिया के चलते हम इन्वर्ट हो गए, नहीं। देखो थोड़ा बहुत प्रोटेक्शनिज्म होना कोई बुरी बात भी नहीं है। आफ्टर ऑल हमने अपने इंडिजिनस वर्कर्स का, फार्मर्स का भी ख्याल रखना है, तो प्रोटेक्शनिस्ट होना कोई बुरी बात नहीं है। बट एक्स्ट्रा प्रोटेक्शनिस्ट होना, या बिल्कुल हम कहेंगे जी हम बिल्कुल आइसोलेशन में ट्रेड करेंगे, आइसोलेशन में हम $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है ना। तो हमको अपना आउटवर्ड नेचर दिखाना है, हमको थोड़ा ये जो इंटरकनेक्टिविटी है ग्लोबल इकोनॉमीज की, ट्रेड को जो बढ़ावा देना, ये आगे हमने और देते रहना है। अब कुछ पैराडॉक्सेस की बात करते हैं। अब रशिया यूक्रेन के झगड़े के चलते, जैसे मैंने आपको बोला कि दुनिया अभी दो कैंप्स में बटी हुई है। देखिए कोई एक तो कैंप है, कुछ नेशन जो हैं जिन्होंने, और 50% ऑफ, मोर देन 50% ऑफ द नेशंस ग्लोबली, दे हैव नॉट कंडेम्ड द रशियन एग्रेशन। ठीक है, लेकिन ये जो 50% से ज्यादा जो कैंप है, जो इंक्लूडिंग इंडिया, जिन्होंने रशियन एग्रेशन को कंडेम नहीं करा, चलो हमने भी एक न्यूट्रलिटी बनाई रखी है, हम भी चुप बैठे हुए हैं। ठीक है, ये मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है, लेकिन इनकी जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल जीडीपी के लिए, ठीक है, या अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें वर्ल्ड इकोनॉमी के टुवर्ड्स, वो बहुत कम है, दैट इज ओनली 1/4। ऑन दी अदर हैंड जो कुछ चंद देश हैं, अमेरिका, यूके, जर्मनी, है ना, ये जो बड़े बड़े देश हैं जिन्होंने कंडेम करा है रशिया के एक्शंस को जो यूक्रेन में चल रहा है, दे अकाउंट फॉर 75% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है जी, तो ये अब रशिया चाइना के ब्लॉक में जो कंट्रीज आ रही हैं, चलो ये तो नहीं कहेंगे कि रशिया चाइना के ब्लॉक में जो कंट्रीज आ रही हैं, बिकॉज हम अपने आप को चाइना का ब्लॉक, तो हम अपने आप को ये तो नहीं कह सकते कि हम चाइना के ब्लॉक में आते हैं, है ना। तो अब बट जो भी कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल जो अभी रशिया को कंडेम नहीं कर रही हैं, वो लार्ज प्रोड्यूसर्स हैं विद राइजिंग कंज्यूमिंग पावर। बट जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, वो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं और वो लार्ज कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमिंग और कंज्यूमर्स में फर्क आ जाता है। अभी हमारे कंजम्पशन लेवल पर कैपिटा जीडीपी उस लेवल तक नहीं पहुंचे जिस लेवल तक अमेरिका के, फ्रांस के या जर्मनी के हैं। ठीक है, तो ये बात यहां पे समझनी बहुत जरूरी है। तो यहां पे अगर हम अपनी ट्रेड पॉलिसी की बात करें, तो चाहे दो कैंप्स बने हुए हैं, चाहे एक रशिया चाइना का ब्लॉक है, चाहे एक अमेरिका का ब्लॉक है, हमारा जो ट्रेड है वो दोनों ही ब्लॉक्स के साथ होना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट हमारा तो बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट होता है चाइना के साथ, बट नेवरदलेस रशिया हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, अमेरिका के साथ भी अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, अब इंडिया का ट्रेड डिपेंडेंट है ऑन बोथ दीज पावर ब्लॉक्स।
and on the current global economic structures of free trade, established reserve currency and transaction system. ठीक है, देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे अगर हम वेस्टर्न ब्लॉक ऑफ नेशंस की बात करें तो देखिए, अब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात करें, यूरोपियन यूनियन के साथ, यूके के साथ हम एफटीए साइन कर रहे हैं, तो ये अब जो वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं, ऑब्वियसली दे आल्सो प्रेजेंट न्यूअर एवेन्यूज फॉर इंडिया टू एक्सपैंड द ट्रेड। एट द सेम टाइम हम अपना ट्रेड रशिया के साथ भी एक्सपैंड करें, बट यहाँ पे मौका भी है ना। देखिए यहाँ पे अब जैसे वीट की बात आ जाती है तो हमारे पास अब मौका है, हमारे पास वीट की कितनी प्रोडक्शन होती है, ठीक है, ओवर एक्सेस प्रोडक्शन वीट की हम करते हैं, तो वो वीट की जो सप्लाईज हम ओवर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अफ्रीकन देशों को, वेस्ट एशियन कंट्रीज को, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे देखिए बहुत सारी कंट्रीज जो डिपेंडेंट थी रशिया के ऊपर, अब सैंक्शंस लग गए हैं, अब इस करके वो रशिया के साथ ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब इंडिया के ऊपर वो लायबिलिटी नहीं है, अब बल्कि इंडिया तो अभी पीछे जो हम रूबल रुपी एग्रीमेंट की हम बात कर रहे थे, या सस्ते दाम में डिस्काउंटेड प्राइसेस में रशिया से तेल इंपोर्ट करने की बात कर रहे थे, तो हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को केटर कर रहे हैं, है ना। हम वेस्टर्न नेशंस के साथ भी अपने ट्रेड रिलेशन अच्छे रखें, रशिया के साथ भी अच्छे रखें। अब जो वेस्टर्न ब्लॉक ऑफ नेशंस है वो कहता है कि देखो जी, हम ट्रेड तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो ट्रेड होगा, ठीक है, हम एफटीए की भी बात करेंगे, हम फ्री ट्रेड करेंगे आपके साथ, लेकिन प्रिंसिपल ट्रेड, ठीक है, दैट वैल्यूज बोथ मोरालिटी एंड मनी, है ना। देखिए अब इंटरनेशनल अफेयर्स में कई बारी चीजें एथिकल डायमेंशन से हम नहीं देखते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो एंड्स को देखी जाती है, कई बार मीन्स को इग्नोर किया जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, है ना। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करें तो वेस्टर्न नेशंस कह रहे हैं कि जी हम तो मॉरल्स भी देखेंगे और पैसा भी देखेंगे, ठीक है, यानी कि हम मीन्स को भी फोकस करेंगे, तो अच्छी बात है, हम तो वैसे पीस लविंग डेमोक्रेसी हैं, हम अमन शांति की बात वैसे ही करते हैं, तो वी स्टैंड टू गेन एनॉर्मसली फ्रॉम दिस प्रिंसिपल ट्रेड एस्पिरेशन, है ना। नाउ दिस ऑब्वियसली प्रेजेंट्स अ वेरी ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया कि कैसे हम एक बहुत लार्ज प्रोड्यूसिंग नेशन भी बन सकते हैं, और साथ में हमको, चलो हम बाकी जगह पे मार्केट्स देख रहे हैं कि कैसे हमारी मार्केट एक्सेसिबिलिटी बाकी देशों में बढ़ सके, लेकिन हमारे यहाँ पे आबादी कितनी है, 130 करोड़, 135 करोड़, 140 करोड़, बढ़ती रहेगी, तो कितनी बड़ी मार्केट हमारे नेशन में खुद ही है। तो अगर इतना कुछ हम प्रोड्यूस करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे कंज्यूम भी ज्यादा करें तो वो कितनी अच्छी बात रहेगी हमारे लिए। जीडीपी तो ऑब्वियसली बढ़ेगा अगर प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ेगा। नाउ नीडेड टाइज ऑन द अदर साइड, देखिए India's robust external sector, flourishing trading relationship with many nations and tremendous potential to expand trade. अब ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत अच्छी बात है। उसी तरह से जो अपॉर्चुनिटीज हमको अभी सामने आ रही थी कि हम सस्ते दाम में तेल बाय करें रशिया से, और डेफिनेटली बहुत ल्यूरिंग है, बहुत इंटाइसिंग है, लेकिन लंबे अरसे के लिए हम ये काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब ऑब्वियसली इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं अमेरिका इस बात से तो डेफिनेटली अपसेट होगा, हम अमेरिका को भी ज़्यादा टाइम के लिए नाराज नहीं कर सकते हैं। और अगर हम इस तरह का ऑल्टरनेटिव रुपी रबल जो ट्रेड, ये जो अग्रीमेंट है कि तेल हम ये रबल में मंगाएंगे, है ना, वो सब कुछ करेंगे, तो डेफिनेटली अब एकदम से रातों रातों डी डॉलराइजेशन नहीं होने वाला। जो एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिंग रिलेशनशिप है उनको क्यों खराब करना विद द वेस्टर्न ब्लॉक मार्केट्स, ठीक है। इंडो पैसिफिक में हम कितनी कोऑपरेशन यूके के साथ, जर्मनी के साथ, फ्रांस के साथ, अमेरिका के साथ कर रहे हैं, तो अब ये कहेंगे जी हमको सस्ते दाम में तेल रशिया से मिल रहा है, तो एस जयशंकर ने तो बहुत कैटेगोरिकली भी कहा था कि आप हमको क्या कही जा रहे हो कि हम इतना तेल लेते हैं, कि जितना तेल जो यूरोपियन देश है वो दोपहर को 12 बजे तक जितना तेल इंपोर्ट करते हैं रशिया से, उतना तेल तो हम पूरे महीने में नहीं लेते हैं, तो व्हाट आर यू टॉकिंग। बट नेवरदलेस डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ पे थोड़ा एक कॉशन की बात कर रहे हैं कि चाहे जितना मर्जी सस्ते दाम में हमको तेल मिल रहा हो रशिया से, पर ये जो रुपी रबल एग्रीमेंट है ना, ये आज के टाइम पे नहीं चलने वाला। ये पहले चलता था, आज के टाइम पे ज्यादा सस्टेनेबल बेसिस पे नहीं चल सकता, वो अच्छा नहीं रहेगा। नॉन अलाइनमेंट प्लस प्लस की बात करते हैं। देखिए नॉन अलाइनमेंट, अब देखिए बहुत सारे कमेंटेटर्स हैं कहेंगे नॉन अलाइनमेंट रेलेवेंट नहीं है, इररिलेवेंट है। कहीं ना कहीं नॉन अलाइनमेंट अभी भी रेलेवेंट है ना, कंप्लीटली नॉन अलाइनमेंट को आप डिस्कार्ड तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब कहीं ना कहीं नॉन अलाइनमेंट की हमारी मदद आ रही है कि आज के टाइम पे हमने एक अपना स्टैंड न्यूट्रल बनाया हुआ है, चुप बैठे हैं, रशिया को हम कंडेम नहीं कर रहे हैं, पर एट द सेम टाइम अमेरिका के साथ भी रिश्ते हमारे अच्छे हैं, उनके साथ भी रिश्ते हम अपने खराब नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक और जरूरत है बियॉन्ड नॉन अलाइनमेंट, यहाँ पे जरूरत है एक नॉन डिस्ट्रप्टिव जियो इकोनॉमिक पॉलिसी की, कि चलिए अब हम कह देते हैं ना कि अपने आप को डीकपल करना ग्लोबल इकोनॉमी के साथ तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन क्राइसिस कहीं मर्जी चल रहा हो, कैसे हमारे को ज्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। नॉन डिस्ट्रप्टिव जियो इकोनॉमिक पॉलिसी कि भाई कहीं पे भी क्राइसिस चल रहा है, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी ट्रेड पॉलिसी ऐसी हो कि भी हमारे लिए ज्यादा डिसफेवरेबल ना हो, इररिस्पेक्टिव के कहीं मर्जी कोई क्राइसिस चल रहा हो, ठीक है। अब हमारा साइज देखिए, अब चलो अब मैं वही बात मैंने भी की कि हमारे यहाँ पे इतनी आबादी है, 135 करोड़ 140 करोड़ यहाँ पे हमारी आबादी है, तो चलो कल को कहीं क्राइसिस हो भी रहा है, लड़ाई हो भी रही है, कुछ भी है, हमारे एक्सपोर्ट्स थोड़े कम हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, लेकिन कितनी ज़्यादा आबादी हमारे यहाँ पे है, तो वो जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे 150 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं बाय इट्स शेयर साइज, बाय इंडिया शेयर साइज एंड स्केल, इंडिया कैन बी बोथ अ लार्ज प्रोड्यूसर एंड अ कंज्यूमर। देखिए चाइना का अगर एग्जांपल लें,
चाइना लार्ज प्रोड्यूसर तो बन गया था, लेकिन चाइना की खुद की अगर पॉपुलेशन की बात करें, वो ज़्यादा कंज्यूमरिज्म नहीं बढ़ा पाया था। तो ये गलती हम ना करें जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को स्केल अप करने की बात करें या जहाँ पे हम आत्मनिर्भरता की बात करें, तो बहुत जरूरी है कि हम लार्ज प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों बने। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू अडॉप्ट a strategic economic self-interest doctrine within the larger paradigm of its non-alignment foreign policy। चलिए, तो दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट जो बच्चे अगले साल अपना पेपर देंगे, जिनका अटेम्प्ट अगले साल होगा, राइट, तो चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो चाहे जो भी अटेम्प्ट हो, तो दोस्तों एक स्कॉलरशिप टेस्ट हम कंडक्ट कर रहे हैं 23 एंड 24 अप्रैल को रहेगा, सैटरडे संडे को रहेगा। तो यहाँ पे जो बच्चे, यहाँ पे देखिए 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे प्लस 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। जो टॉप 5 कैंडिडेट्स होंगे उनको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, 5% डिस्काउंट रहेगा ऑन द मेंटरशिप कोर्सेज फॉर द टॉप 100 स्टूडेंट्स, और जो सोशियो इकोनॉमिक वीक बैकग्राउंड से होंगे उनको भी 25% की यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। सबसे अच्छी बात, आपको मेंटरशिप मिलेगी बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो कि ऑलरेडी सर्विंग आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर्स हैं। तो आप इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, फटाफट एनरोल कीजिए। सैटरडे आ गया है, सैटरडे संडे को टेस्ट रहेगा, तो आप देर मत करना। चलिए, और दोस्तों ये हमारे कुछ पेड इनिशिएटिव्स हैं फॉर जनरल स्टडीज, तो आप देख लेना अगर आपको अच्छा लगे। तो ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं, इजी इंस्टॉलमेंट्स में अवेलेबल हैं। कंटेंट फॉर प्री एंड मेंस, उसके बाद अगर आपको कंटेंट प्लस टेस्ट सीरीज प्लस आंसर इवैल्यूएशन के लिए कोर्स चाहिए तो ये वाला कोर्स अवेलेबल है 14999 का। और अगर आप चाहते हो जी हमको कंटेंट भी चाहिए, टेस्ट सीरीज भी चाहिए, आंसर इवैल्यूएशन भी चाहिए, मेंटरशिप भी चाहिए, तो वो सब आपको 24,999 में अवेलेबल है। दिस इंक्लूड्स जीएसटी। दोस्तों इसमें भी इन तीनों कोर्सेज में इजी इंस्टॉलमेंट्स अवेलेबल हैं, और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस नंबर पर कॉल जरूर कीजिए, आपकी पूरी असिस्टेंस की जाएगी। चलिए, लास्ट आर्टिकल आज का, हाई रेजोल्यूशन टूल। तो दोस्तों यहां पे हम बात करेंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे। तो ये 2016 में आया था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट एग्जिट ऑफ डूइंग बिजनेस, व्हाट अबाउट एग्जिट ऑफ बिजनेस। बिजनेसेस यहां पे शुरू करने वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ब्यूरोक्रेसी को डील करना, मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। लेकिन बिजनेस बंद करके एग्जिट करना वो भी बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इससे पहले भी एक प्रोसेस था, उसके बारे में बात करेंगे। BIFR उस प्रोसेस का नाम था जिसके थ्रू इंसॉल्वेंसी पहले प्रैक्टिस की जाती थी। पर्पस क्या था कि कैसे टाइम बाउंड तरीके से हम इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिन कंपनीज का दिवाला निकल गया है, ठीक है, जो बैंकरप्ट हो चुके हैं, जो अपने क्रेडिटर्स को पैसे नहीं दे सकते। देखिए कितने 2016 से पहले कितनी बातें न्यूज में रहती थी जी, राइजिंग एनपीएस, राइजिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। लोग पैसे लेके भाग जाते थे, करोड़ों का पैसा लेके भाग जाते थे बैंकों का। ठीक है, जो प्रोजेक्ट थे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो, वो काम नहीं करते थे। ठीक है, फेल हो जाते थे। इतना सारा पैसा बैंकों से लिया हो, क्रेडिटर से लिया हो, वो सारा का सारा डूब जाता था। तो कैसे इस बात को थोड़ा रिजॉल्व किया जा सकता है, कैसे इसको टाइम बाउंड तरीके से इसको रिजॉल्व किया जा सकता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था IBC कोड का। नाउ अब कभी भी डिफॉल्ट होगा रीपेमेंट में, आपने पैसे लिए हैं क्रेडिटर से, आपने उधार लिया, आपने वापस करना है, कोई ऐसा डिफॉल्ट हो तो जो क्रेडिटर्स हैं यानी कि जिन्होंने आपको पैसे दिए हैं आपके बिजनेस के लिए, आपके प्रोजेक्ट के लिए, दे विल गेन कंट्रोल ओवर दी डेटर्स एसेट्स। डेटर यानी कि जिसको पैसे दिए गए हैं, है ना, एंड दे मस्ट टेक डिसीजंस टू रिजॉल्व दी इंसॉल्वेंसी। ठीक है, तो एक बड़ा अच्छा मैकेनिज्म बनाया गया कि अंडर दी IBC जो डेटर है और क्रेडिटर है बोथ कैन स्टार्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट ईच अदर, कि ज्यादा टाइम ना लगे। देखो पैसा लगा हुआ है, पैसा डूब गया, कोई बात नहीं, वो पैसा कैसे वापस आ सकता है ना, एक आराम से म्यूचुअल वे से जहां पे दोनों बैठ के रिजॉल्व कर सकते हैं, दोनों पार्टीज बैठ के इस बात का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो वो प्रोसेस इसके लिए स्ट्रीमलाइन करा गया था। जो बैंक्रप्सी कोड है, दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। ये जो पहले वाला प्रोसेस था वो बहुत लंबा था, ठीक है, बहुत ज्यादा देर लगती थी। अब आज के टाइम पे जो अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें, ऑल्दो क्रिटिक्स विल से, स्केप्टिक्स विल से कि अभी भी बहुत टाइम लगता है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यहाँ पे एक वेल रिसर्च स्टडी आई है सामने जो कि ये कहती है कि वो टाइम गैप जो है कि अगर पहले 6 साल लगते तो आज के टाइम पे साल 1.5 साल में जो कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि डूब गए होते हैं, जिनका दिवाला निकल गया होता है, जो बैंकरप्ट हो गए होते हैं, वो साल 1.5 साल में कंप्लीट हो जाते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं। पर्पस क्या है कि कैसे जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है और कैसे प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो लेस क्यूमरसम बनाया जा सकता है। क्रिटिसिज्म क्या आता है कि भाई अगेन क्रिटिसिज्म स्केप्टिसिज्म से कि भाई बहुत डिलेज हैं इन द रेजोल्यूशन प्रोसीजर। सेकेंडली बहुत लिक्विडेशन ज्यादा हुई है, रेजोल्यूशंस कम हुए हैं। ठीक है, तीसरी जो रिकवरी अमाउंट है अंडर द IBC वो सब्सटैंशियल नहीं है, ज्यादा पैसे रिकवर नहीं कर पाने क्रेडिटर्स। ठीक है, तो हाउएवर असेसिंग IBC बेस्ड ओनली ऑन द एवरेज टाइम टेकन कि वो कितनी जल्दी या कितनी लेट रिजॉल्व हुआ है, वो एक बहुत सब्सटैंशियल डिससर्विस होगा टू दिस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो कि अपने आप में एक बहुत प्रोग्रेसिव मूव माना जाता है। Now, what should be the right metric? A common metric used to assess the efficacy or efficiency of the IBC is the time taken to resolve the cases. ठीक है, ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है? By taking a simple average of the time taken on each complete cases. ठीक है जी। नाउ अब यहां पे रिपोर्ट जो आई है, एस्टिमेट सामने आया, वो ये है कि IBC हैज रिड्यूस्ड द एवरेज टाइम टू सेटल अ बैंक्रप्सी केस फ्रॉम अराउंड अबाउट 6 years टू
अराउंड व्हाट 1.5 years, विच इज अ गुड थिंग। तो ये एस्टिमेट्स हैं, ये स्टडी के थ्रू फाइंडिंग जो आई हैं। हाउएवर जो परफॉर्मेंस ऑफ अ बैंक्रप्सी रेजोल्यूशन है, इसको आइडियली इवैल्यूएट किस पैरामीटर पे करना चाहिए, तो यहां पे 3 पैरामीटर्स यहां पे दिए गए हैं। एवरेज टाइम टेकन टू रिजॉल्व अ केस, दूसरा फ्रैक्शन ऑफ द केसेस रिजॉल्व्ड विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम, 2 months 3 months 4 months जो भी टाइम फ्रेम है, और रिकवरी रेट कंडीशनल ऑन द रेजोल्यूशन। अब यहां पे बात करें जो पहले प्रोसेस था BIFR, द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन सरकार के द्वारा थी, ठीक है। BIFR को सेटअप किया गया था जनवरी 1987 में, राजीव गांधी द प्राइम मिनिस्टर थे, अंडर द सिक इंडस्ट्रियल कंपनी स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1985। इसका एम क्या था कि कैसे रीजेवनेट और रिकवर किए जा सकते हैं जो कि स्ट्रेस असेट्स हैं, वाइप्ड आउट एसोसिएशंस हैं, और कैसे जो लिक्विडेशन प्रोसेस है वो थोड़ा क्लोज डाउन किया जा सकता है, कैसे जल्दी जो मतलब यानी कि IBC का जो प्रीडिसेसर था वो ये BFIR था, ठीक है। चलिए, इट ऑफर्ड प्रॉपर रिन्यूअल बंडल्स रिलाइंग अपॉन द आइडिया ऑफ द इमरजेंसी और इनकन्वीनियंस। लेकिन जो BIFR दिस केम टू एन एंड इन December 2016 जब IBC इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। चलिए, दोस्तों अगर हम IBC वर्सेस BIFR की बात करें, देखिए जब BIFR 1987 जब से इसको इंसेप्ट किया गया था, ठीक है, तब से इसने रिजॉल्व कितने केसेस करे हैं, 3500 से भी कम। लेकिन IBC देखिए, अब IBC को भी 6 साल हुए हैं, चलो IBC को भी सस्पेंड कर दिया था कोविड के चलते, ठीक है। बहुत देखिए कोविड के चलते बहुत सारी जो MSMEs थी, बहुत सारी कंपनीज थी जिन्होंने बहुत बड़ा उधार लिया था क्रेडिटर से, बैंक से। अब डेफिनेटली लॉकडाउन के चलते सब कुछ बंद था, तो डेफिनेटली उनके बिजनेस पे भी काफी, बिजनेस साइकिल भी हर्ट किया था, बिजनेस साइकिल नीचे आ गया था, तो डेफिनेटली जो उनके लोन रीपेमेंट्स थी वो टाइमली नहीं दे पा रहे थे, तो चलो कुछ टाइम के लिए जो IBC साइकिल था उसको क्लोज डाउन कर दिया था। लेकिन इवन दो चलो जितने भी टाइम 2016 से लेकर 2020 तक, तो IBC के चलते अराउंड अबाउट 1200 केसेस रिजॉल्व हो चुके हैं। तो कहां 1987 से 2016 यानी कि 30 साल में 3500 केसेस भी नहीं हुए थे, और कहां 4 साल में 1200 केसेस हो चुके हैं। गिवन 10 केसेस टू बी रिजॉल्व्ड, IBC रिजॉल्व्स 1 केस इन 1 month, ठीक है। और जहां पे BIFR की बात करें तो BIFR रिजॉल्व्स 10 केसेस विद ईच केस टेकिंग 2 months, यानी कि अगर 10 केस BIFR के अंडर आते हैं तो उसको रिजॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 20 महीने। However, on assessing the ratio of the cases settled within a year to cases that spent 1 year, bankruptcy system जो है that remained unresolved, ठीक है। अब अगर इस अबव मेट्रिक को अप्लाई करें तो वी फाइंड के विद इन द फर्स्ट ईयर जो IBC था दैट वाज ऑलमोस्ट 60 टाइम्स मोर एफिशिएंट दैन द BIFR। रेशियो जो है एफिशिएंसी की बात करें तो 0.0047 है फॉर BIFR और 0.28 है फॉर IBC। तो कुछ टेक्निकल बातें यहां पे आ जाती हैं। तो डेफिनेटली जो IBC है दैट दिस हैज सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म जो पहले रेजिम थी BIFR की। जो बहुत पावरफुल इंपैक्ट ऑफ IBC है वो ऑब्वियसली इज दैट द इंपैक्ट ऑन द फर्म एंड प्रमोटर बिहेवियर। यहां पे जो क्रेडिटर है और जो डेटर है दोनों आमने सामने बैठ के रिजॉल्व कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं रिकवरी प्रोसेस को, ठीक है। तो IBC के पास पोटेंशियल है एक बहुत डिसिप्लिन तरीके से पैसे रिकवर करने का, जो केसेस उसको रिजॉल्व करने का, और कैसे इसको एफिशिएंटली एड्रेस किया जा सकता है क्विक टाइम बाउंड मैनर में एज कंपेयर टू द BIFR रेजिम। ये यहां पे जो IBC है उसका एक एडवांटेज, एक लेवरेज है। चलिए दोस्तों, जाने से पहले प्रीवियस क्वेश्चन 2012 में आया था, ये पॉलिटी का है। एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द पर्पस ऑफ एन एडजॉर्नमेंट मोशन इज, तो ये ऑप्शंस आपके सामने, टू अलाउ डिस्कशन ऑन डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, ऑप्शन बी टू लेट ऑपोजिशन मेंबर्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मिनिस्टर, ऑप्शन सी टू अलाउ अ रिडक्शन ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट इन डिमांड फॉर ग्रांट, और ऑप्शन डी to postpone the proceedings to check the inappropriate or violent behavior on the part of some members। तो कौन सा सही ऑप्शन है कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है। और क्वेश्चन फ्रेम फ्रॉम द एडिटोरियल्स, तो ये क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ कैन द प्राइवेट सेक्टर प्ले अ कैटालिटिक रोल इन इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर इन द कंट्री। और दूसरा ऑप्शन है, इंडिया नीड्स मिलियंस ऑफ फैक्ट्रीज विद हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड कास्ट्स अक्रॉस द स्टेट्स टू वर्क टुगेदर। कमेंट करिए इसको 250 शब्दों में। चलिए दोस्तों, आज के एनालिसिस में इतना ही, थोड़ा वीडियो लंबा चले गया। दोस्तों मिलेंगे कल और एनालिसिस के साथ, तो अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।